नमस्कार सभी को। आज हम हिंदी का हिंदी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा भाषा, जो कि हमारे यूपी कांस्टेबल के हिसाब से सिलेबस तैयार किया गया है। और आप जो सभी जानते हैं कि कांस्टेबल के लिए 27,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकलने वाली है, जिसकी तैयारी हम आज से ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है, इसका नाम है भाषा। और नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा। यहाँ कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। ठीक है। तो हमारा भाषा है, तो हम भाषा का वो है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। तो इसमें आप लोग लिखते चलिए साथ में, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। तो ये आप समझ गए कि भाषा के द्वारा ही हम किसी से बातचीत कर पाते हैं। तो इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है मौखिक भाषा, और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या होगा, इसमें हम लोग सार्थक ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। मतलब ये सार्थक ध्वनियों का उच्चारण। और इसमें क्या है, जो हम सार्थक ध्वनियों को उच्चारण के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं, चिन्हों का प्रयोग सार्थक ध्वनियों के लिए ठीक है। और इसको ये लिखित भाषा में हम कहते हैं। और हम ये जो चिन्ह है, इसी चिन्ह को हम लोग एक दूसरा शब्द लिपि के नाम से भी जाते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो इसे याद कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाषा परिवार। ठीक है। भाषा परिवार में क्या है कि आप जैसा जानते हैं कि कुछ दूरी पे जाने पे ही हमें अलग अलग प्रकार की भाषाएं जो कि एक दूसरे से मिलती जुलती रहती हैं, तो इन्हें हम एक कैटेगरी में डाल लें, जिसे हम भाषा परिवार के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये कुल 6 प्रकार की होती हैं। 6, ठीक है, 6 प्रकार की होती हैं। इसमें पहला है इंडो आर्यन भाषा परिवार। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। चौथा है सीनो तिब्बत भाषा परिवार। पांचवा है ताई कढ़ाई भाषा परिवार। और छठवां है ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार। तो जो हम नॉर्थ इंडियन वाले हैं, उनके लिए इंडो आर्यन भाषा परिवार है।
और जो साउथ में रहते हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं, और जो एक एशिया के अंतर्गत पूरे आते हैं उनको एशियाटिक भाषा परिवार में करते हैं। और जो तिब्बत, नेपाल तिब्बत की साइड उधर भी हिंदी बोली जाती है तो उसको सीनो तिब्बत भाषा परिवार करते हैं। ये ताई कढ़ाई आपका जो पूर्व में सेवन सिस्टर प्लस थाईलैंड के आसपास का जो एरिया है और आगे भी उसके उधर ताई कढ़ाई भाषा परिवार आता है। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उधर के लिए ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार है। उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं, तो इसमें हमारा पहले नंबर पे आता है मंडारिन। मंडारिन ये जो है ये चाइना के लोग बोलते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है इंग्लिश। इंग्लिश को अंग्रेजी। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारी ये हिंदी आती है। पहले चौथे नंबर पे थी, अब ये हिंदी तीसरे नंबर पे हो गई, याद रखिएगा। और चौथे नंबर पे स्पेनिश आती है, स्पेनिश। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले पे मंडारिन, दूसरे पे अंग्रेजी, तीसरे पे हिंदी, चौथे पे स्पेनिश। बस इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, तो इसको याद कर लीजिए। अब विश्व के बाद भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहले नंबर पे आएगा हिंदी, दूसरे पे आएगा बंगाली, तीसरे पे आएगा मराठी, चौथे पे आएगा तेलुगु, और पांचवे पे आएगा हमारा तमिल। ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले पे हिंदी हमारे सबसे ज़्यादा पूरे भारत में बोली जाती है, उसके बाद बंगाली सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसके बाद मराठी बोली जाती है, फिर तेलुगु बोली जाती है, फिर तमिल बोली जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारी जो भाषा थी वो आदि जननी थी, आदि जननी। ठीक है, उसके बाद आदि जननी से भाषा हमारी आई संस्कृत। ठीक है, संस्कृत से थोड़ी भाषा सरल हुई तो फिर पाली आई, फिर पाली से थोड़ी भाषा संस्कृत सरल, तो पाली से थोड़ी सरल भाषा हुई तो इसे प्राकृत भाषा कहते हैं। प्राकृत भाषा से थोड़ी सरल हुई तो ये अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश से थोड़ी सरल हुई भाषा तो अवहट्ट भाषा आई, और अवहट्ट के बाद आपकी भाषा फिर हिंदी आखिरी में आ गई, जो कि अब हमें बोली जाती है। ये जो पाली भाषा है, संस्कृत आप जानते हैं देवों के समय संस्कृत बोली जाती थी, और ये जो पाली भाषा है, ये पाली भाषा भगवान बुद्ध के समय में बोली जाती थी। और ये जो प्राकृत भाषा है ये जैन धर्म के समय, जैन धर्म के कौन थे जो 24वें तीर्थंकर थे, दिमाग से निकल रहा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आपके, हाँ, महावीर स्वामी के समय में बोली जाती थी। ठीक है, तो ये हिंदी भाषा का जो ये क्रमिक विकास है, आदि जननी, संस्कृत, पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हिंदी।
अब याद रखिएगा, पूछ देगा कि भगवान बुद्ध के समय किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, या उनके जो भी ज्ञान की किताबें हैं वो किस भाषा में लिखी हुई हैं, तो वो पाली भाषा में लिखी है। प्राकृतिक भाषा जैन धर्म के समय लिखा हुआ था। ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा हिंदी भाषा का विकास। ठीक है। तो इनको हम हिंदी भाषा को जो 3 कालखंडों में बांटा गया है, तो ये प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं सभी को। ठीक है। ये जो हिंदी भाषा थी हमारी, ये आदि जननी से वो जब उसका विकास बदलती गई, उसमें कुछ सरल होते होते जब हिंदी आ गया, तो इस हिंदी भाषा को 3 कालखंडों में बांटा गया। ठीक है। तो इसको नोट कीजिएगा, ये यूपी कांस्टेबल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा को 3 कालखंडों में बांटा गया। ठीक है। तो इसका 3 कालखंड है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। हम आर्य हैं, हमारे जो पूर्वज आर्य थे, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा। और तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है। ये जो आपका इसकी जो डेट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं। ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। 500, और ये 500 मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। और ये तीसरा जो है 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला आप एक एक करके पढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है। अब देखिए, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, तो हम पहले पढ़ेंगे 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। इसे वैदिक संस्कृति बोला जाता है। इसे वैदिक संस्कृति बोला जाता है। इसमें श्लोकों का यूज हुआ, श्लोकों का प्रयोग हुआ। मतलब कि जो भी बात कही जाती थी वो गायनों के माध्यमों से कही जाती थी। ठीक है। और इसका जो साक्ष्य मिलता है ऋग्वेद में मिलता है, जो हमारा सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें मिलता है। ठीक है। और दूसरा हमारा है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है। इसे लौकिक संस्कृति कहते हैं। लौकिक संस्कृति। ठीक है। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को वैदिक संस्कृति कहेंगे, और 1000 से 500 ईसा पूर्व को लौकिक संस्कृति कहेंगे। अब इसके बाद हमारा आएगा मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक आएगा दूसरा काल, मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा। ठीक है। ये आपका 500 ईसा पूर्व से
1000 ईस्वी तक था। ठीक है, अब इसको हम 3 कालखंडों में बांटेंगे। पहला है 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक। ठीक है, इस पहली ईस्वी तक इस कालखंड में पाली भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ था। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा कि इसे पाली भाषा भी कहते हैं। और ये जो पाली भाषा थी, इसको प्रथम देश भाषा भी कहते हैं। ठीक है, देश भाषा कहते हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। ठीक है, बुद्ध का उपदेश। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको कांस्टेबल की दृष्टि से आएंगे वो हम बता रहे हैं। अब हमारा दूसरा आएगा पहली ईस्वी से। ठीक है, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, इसे जैसे उसमें पाली आया था और पाली के बाद प्राकृत आया था, तो इसमें प्राकृत भाषा का ज़्यादा प्रयोग हुआ था। ठीक है, प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था। और ये जो जैन साहित्य के लोग थे वो प्राकृत भाषा का यूज करते थे। तो जैन साहित्य इसी भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये आपको मैं उन्हीं इम्पोर्टेंट प्रश्न टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से आएंगे। तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको ध्यान से पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। इसका कोई नोट्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अपना नोट्स आप अपने हाथों से लिखेंगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, अगर हम अब हमारा अगला कालखंड है 500 ईस्वी से 900/1000 ईस्वी तक। ठीक है, इसमें ही अब जैसे प्राकृत भाषा आया, प्राकृत भाषा के बाद अवभट्ट आएगा और उसके बाद अपभ्रष्ट भाषा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपभ्रष्ट भाषा का प्रयोग हुआ। इस कालखंड में अपभ्रष्ट भाषा का प्रयोग हुआ। ठीक है, ये अब उसके बाद 900 ईस्वी से उसके बाद 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी में अपभ्रंश भाषा आया। अपभ्रंश भाषा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है जी, देखिए अब ये जो 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी में आपकी जो अपभ्रंश भाषा आई थी। ठीक है, अपभ्रंश भाषा तो एक हिंदी भाषा के आप कह सकते हैं हिंदी भाषी थे। उनका नाम था डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ठीक है, इन्होंने इस अपभ्रंश भाषा के 7 भेद बताए थे। ठीक है, अपभ्रंश भाषा के भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश भाषा के 7 भेद बताए। ठीक है, कौन कौन से 7 भेद हैं? ठीक है, पहला है सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश। और दूसरा है मागधी अपभ्रंश। तीसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश। चौथा है खस अपभ्रंश।
5वां है पैशाची, पैशाची अपभ्रंश। और 6वां है ब्रांचड़, ब्रांचड़ अपभ्रंश। और आपका 7वां है महाराष्ट्री, महाराष्ट्री, ठीक है, अपभ्रंश। पहला है शौरसेनी अपभ्रंश। ये इसमें देखिए शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी बोली जाती थी। जो पश्चिमी हिंदी दिल्ली के साइड है, दिल्ली, गाजियाबाद, हरियाणा, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, और दिल्ली के बाद आपका राजस्थान, राजस्थान में भी ये हिंदी बोली जाती है, राजस्थानी हिंदी। और आपका साथ साथ गुजराती इसी भाषा में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये मागधी नहीं है, मगधी अपभ्रंश है, ठीक है। मगधी अपभ्रंश में आपका बिहारी हिंदी, जो बिहार साइड में बोली जाती है, ठीक है, बिहारी हिंदी, बंगला, उड़ीसा और असमिया, ठीक है, उड़िया और असमिया बोली जाती है, ठीक है। अब अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी बोली जाती है, पूर्वी हिंदी। सीधे सीधे प्रश्न आता है कि अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन सी हिंदी आती है, तो पूर्वी हिंदी आती है, ठीक है। उसके बाद खस अपभ्रंश में आएगा पहाड़ी हिंदी। पैशाची अपभ्रंश में आएगा लहंदा और पंजाबी, ब्रांचड़ अपभ्रंश में सिंधी भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये जो आपका जम्मू कश्मीर और थोड़ा पाकिस्तान की तरफ जो भाषा बोली जाती है, सिंधी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो इसमें सिंधी भाषा का प्रयोग हुआ है। और इस महाराष्ट्र में तो आप जानते ही हैं मराठा भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो शौरसेनी अपभ्रंश में आपका पश्चिमी हिंदी, दिल्ली, गाजियाबाद, फिर राजस्थान आएगा, फिर उसके बाद गुजराती आ जाएगा। फिर मगधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया, असमिया आएगा। उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी, खस अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी, पैशाची में लहंदा और पंजाबी, ब्रांचड़ अपभ्रंश में सिंधी भाषा और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठा आ जाएगा। तो इसको आप एक एक करके साथ है आपको याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। तब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आपका मध्यकालीन हिंदी के बाद आएगा आधुनिक हिंदी, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक आर्य भाषा, ठीक है। तो आधुनिक, तीसरा आपका आधुनिक आर्य भाषा, ठीक है। इसको 3 कालखंडों में बांटा है। पहला है प्राचीन हिंदी, दूसरा है मध्यकालीन हिंदी, इसको आप सीधे सीधे याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। और तीसरा है आधुनिक हिंदी, ठीक है। ये आपका 1100 से 1400 ईस्वी तक, और ये 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, और ये 1850 से अब तक, ठीक है। पहले अब देखिए आधुनिक हिंदी के पहले जो प्राचीन हिंदी थी, बताया था कि वैदिक और लौकिक संस्कृति, जिसमें श्लोकों का, गायनों का युद्ध होता था। तो अब यहाँ से आपकी गद्य रचना होने लगी थी, ठीक है। तो आधुनिक हिंदी में याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, गद्य रचना होने लगी थी, ठीक है।
अब इसमें आपका कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 1850 से लेके 1900 ईस्वी तक को भारतेंदु युग बोलते हैं, और 1900 से लेके 1920 ईस्वी तक को द्विवेदी युग बोलते हैं। ये भी सीधे सीधे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि 1850 से भारतेंदु युग कब होता है और द्विवेदी युग कब होता है। ठीक है, इसके बाद छायावादी युग आया था। इसके बाद जो भी युग आया वो छायावादी युग कहलाया। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखते हैं। इसमें है पहला राजभाषा। राजभाषा, ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो हमारी हिंदी है इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जो हमारी पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, हिंदी में भी जो हमारी पश्चिमी हिंदी जो कि सीधे सीधे खड़ी बोली होती है, खड़ी बोली भी कहलाती है, इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब कभी कभी लोग एग्ज़ाम में पूछ देता है कि जो हम हिंदी हमारी राजभाषा या राष्ट्रभाषा है, तो लोग सोचते हैं कि ये पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, तो राष्ट्रभाषा, जो कि गलत है। ठीक है, इसको मैं कट कर दूं, जो कि गलत है। हमारी हिंदी हमारी जो राजभाषा है ये सही है। ठीक है, और इसकी जो लिपि है, हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि, ठीक है, इसकी जो लिपि है देवनागरी लिपि है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अब ये बोली है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है बोली। ठीक है, ये बोली जो होता है, हम जो भाषा बोलते हैं, ये उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, और ये जो इसमें स्थानीय जो शब्द होती हैं उनकी बहुलता होती है। इसका अपना कोई लिपि, ठीक है, जो चिन्ह होता है इसका अपना कोई लिपि तथा व्याकरण, जैसे हिंदी का व्याकरण है वैसे इसका व्याकरण नहीं होता है। ठीक है, याद कर लेगा। अब बोली के बाद आता है उपभाषा। उपभाषा ये बोली से अधिक क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, ये बोली का विस्तृत रूप है। ठीक है, इसमें जो है साहित्य की रचनाएं होती हैं। हमारे बहुत से जैसे रहीम कबीर थे, उन्होंने साहित्य की रचनाएं की हुई हैं। तो इस बोली जो उपभाषा बोली होती है इसमें साहित्य की रचनाएं होती है। ठीक है, इसका भी लिपि तथा व्याकरण नहीं होता है। ठीक है, इसको भी आप लिखिएगा, इसकी लिपि तथा व्याकरण नहीं होती। अब हमारा तीसरा है भाषा। ठीक है, ये भाषा क्या है? विशाल क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, ठीक है, बोली जाती है, पढ़ी भी जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है, समझी जाती है। ठीक है, इसमें सुव्यवस्थित लिपि तथा
व्याकरण होता है। ठीक है, इसके विधि तथा लिपि तथा व्याकरण होता है और इसमें आपका विधि से मान्यता प्राप्त होती है। विधि से मान्यता प्राप्त होती है। विधि से मान्यता प्राप्त का मतलब ये है कि जो हमारा जो देश है, देश का जो नियम कानून है, उनसे हिंदी को मान्यता प्राप्त है कि हिंदी में हम कोई भी काम कुछ भी लिख पढ़ समझ सकते हैं। हिंदी के लिए सरकारी काम भी, इसमें सरकारी काम हम कर सकते हैं। तो कार्यालय, ठीक है, तो इसका एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण है। कार्यालय में आधिकारिक रूप से प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। ये कि बोली सबसे छोटे शहरों में बोली जाती है। उसके बाद उस जो बोली का जो थोड़ा विस्तृत रूप हो जाता है उसे उपभाषा कहते हैं। बोली और उपभाषा के ना तो लिपि होता है ना ही व्याकरण होता है, और भाषा विशाल क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे हिंदी हुआ, बंगाली हुआ, मराठा हुआ। इसमें सरकारी कामकाज में, कोर्ट कचहरी में आप चाहे तो, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप बंगाली चाहे मराठा भाषा में उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये, ठीक है। आप हमारे जो संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, तो 8वीं अनुसूची के अनुसार, ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है और इसमें हमारे कुल हिंदुस्तान में 22 भाषाओं को रखा गया है, जिसमें से 5 आपकी जो 22 भाषाओं में 5 उपभाषा है और जो 17 हैं ये बोलियां हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब महत्वपूर्ण की दृष्टि से ये हैं बोलियां ही हैं, तो हम बोलियों पे चलते हैं। ठीक है, ये 17 बोलियां में पहला है, आप ध्यान से इसको लिखते रहिएगा। ये सारे बोलियां स्वर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो स्वर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आएंगी। तो पहला है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की जो में 5 बोलियां हैं। ठीक है, 5 बोलियां हैं, इसको याद कर लीजिएगा। पहला है खड़ी बोली, दूसरा है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, ये तीसरा है कन्नौजी, चौथा है बुंदेली, पांचवा है हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी। ठीक है, और ये हरियाणवी को ही बांगरू कहते हैं। हरियाणवी को ही बांगरू भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक शॉर्टकट ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है, कब है। ठीक है, के से खड़ी बोली, बी से ब्रज भाषा, के से कन्नौजी, बी से बुंदेली, एच से हरियाणवी। कब है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा दूसरा आएगा राजस्थानी हिंदी। आपको बताया था स्वर श्रेणी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी आता है। तो दूसरा हमारा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में भी 4 बोलियां हैं। ठीक है, इस 4 बोलियां में है, जैसे याद कर लीजिएगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा कैसे कैसे हैं। ठीक है, पूरब में मरवाड़ी,
मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। माफ़ कीजिएगा, पूरब में आपका जयपुरी भाषा बोली जाती है। जयपुरी भाषा, ठीक है, जयपुरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, ये भाषा न कह के इसको बोली बोली, जयपुरी सारी बोलियां हैं ना, तो जयपुरी बोली। और दूसरा पश्चिम में आपकी मरवाड़ी बोली। उत्तर में मेवाती बोली। और दक्षिण में मालवी बोली। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट ट्रिक आपका जो है, जय माता दी कह के याद कर लीजिए। ठीक है, जय माता दी में क्या होगा, जय से जयपुरी बोली, म से मारवाड़ी बोली। ठीक है, मारवाड़ी बोली। तो है तो इसके आखिरी में है मेवाती बोली। और उसके बाद दी से वी याद कीजिएगा, मालवी बोली। ठीक है, तो ये ट्रिक के माध्यम से आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। और अब उसके बाद आएगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी आपको बताए थे कि पूर्वी हिंदी अर्धमागधी के अंतर्गत आएगा, और इसमें भी 3 बोलियां हैं। चलिए हम देखते हैं उसके विषय में। ठीक है, अब हम पूर्वी हिंदी की बोलियां पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं। ठीक है, 3 बोलियां आती हैं। अब इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहला अवधी, दूसरा बघेली, तीसरा छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं ABC के माध्यम से, ABC। ठीक है, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब उसके बाद हम आएंगे बिहारी हिंदी पे। बिहारी हिंदी में भी 3 बोलियां हैं। ठीक है, 3 बोलियां हैं। इसमें आएगा मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही 1 नंबर, 2 नंबर मैथिली, और तीसरा है भोजपुरी। ठीक है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आपको ट्रिक बना लेंगे, बम, BMMM। ठीक है, बम। B से भोजपुर, M से मगही, M से मैथिली। मगही को मैगी से याद कर लेंगे। मैगी को हम लोग गांव में जो हमारे बूढ़े पुरानी होते हैं, मगही बोल देते हैं। ठीक है, तो मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, तो बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली, भोजपुरी 3 हिंदी आएगा। उसके बाद हमारा आएगा पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से लिया गया है, खस अपभ्रंश से लिया गया है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी, इसमें 2 बोलियां आती हैं, इसके अंतर्गत 2 बोलियां आएंगी। ठीक है, खस अपभ्रंश लिया गया, पहले आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, तो अगर जिन्होंने नहीं देखा वो शुरू से देखिए। ठीक है, इसमें पहला है गढ़वाली, और दूसरा है कुमाऊनी। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रों में ज़्यादा बोली जाती हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी, ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी भी वहीं से बोली जाती है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश से। तो ये आप याद कीजिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक चलते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संविधान में हिंदी। ठीक, संविधान में, तो आप लोग नोट करते चलिए, संविधान में हिंदी। संविधान में हिंदी को, ये एक महत्वपूर्ण डेट है, 14 सितंबर 1900
1949। इस दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949, जिसको नहीं दिख रहा होगा वो सुन लेंगे। 14 दिसंबर 1949 को राजभाषा के रूप में नियम के स्वरूप स्वीकार किया। ठीक है, तो इसी 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ गया कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है, अब जो 22 भाषाएं हैं उनको लिखना चाहे तो लिख सकते हो। वैसे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता है जल्दी, और कांस्टेबल के लिए तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप 22 भाषाओं को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसमें है, पहला है सिंधी, दूसरा है नेपाली, तीसरा है कोंकणी, चौथा है मणिपुरी, पांचवा है मैथिली, छठवां है संथाली, सातवां है डोंगरी, आठवां है बोडो, नौवां है असमिया, 10वां है बंगाली, 11वां है गुजराती, 12वां है मलयालम, 13वां है तेलुगु, 10 से तेलुगु। आप किसी भी क्रम में याद कर सकते हैं, चाहे कोई ज़रूरी भी नहीं है। 14वां है कन्नड़, 15वां है तमिल, 16वां है हिंदी, 17वां कश्मीरी, 18वां मराठी, 19वां है ओडिसी, 20वां है पंजाबी, अब 21वां है संस्कृत और 22वां है उर्दू। ठीक है, इसे आप याद भी कर सकते हो, नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अधिक 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा, देखिएगा राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है 14 सितंबर। इसी के उपलक्ष्य पे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये याद कीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हमारा आगे आप कुछ महत्वपूर्ण देख लीजिए। ये अनुच्छेद, इसे लिखिएगा नीचे टॉपिक बना के, अनुच्छेद 343 के क में, ये पूछा हुआ प्रश्न है। अनुच्छेद 343 के क में हिंदी को संघ की राजभाषा बोला गया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको नीचे लिखिएगा कि अनुच्छेद 343 के क में हिंदी को संघ की राजभाषा बोला गया, ये सीधे पूछेगा। और इसकी जो लिपि, हिंदी की लिपि है, मैंने बताया रखा है कि ये देवनागरी लिपि है। ठीक है, देवनागरी लिपि है। ठीक, एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 343।
45, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, राज्य की राजभाषा राजभाषा का वर्णन होता है, ठीक है। राज्य की राजभाषा इसमें बताई जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 339 के अंतर्गत आता है। तो ये राज्य की राजभाषा, जैसे उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है हिंदी और उर्दू है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी और उर्दू। अब कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो आए हुए हैं, जैसे कि रामायण महाभारत आदि ग्रंथ, ये लिख लीजिएगा नोट करके, ये आए हुए प्रश्न हैं। रामायण महाभारत आदि ग्रंथ आर्य भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। दूसरा है हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है, ठीक है। अब हिंदुस्तानी शब्द जो मिलता है, हिंदुस्तानी शब्द ये 15वीं शताब्दी में मिलता है, ठीक है। तो हिंदुस्तानी शब्द 15वीं शताब्दी में मिलता है। और अगला है खड़ी बोली का दूसरा नाम, जो खड़ी बोली जो हमारी मानक हिंदी है, जो इसे भारत द्वारा विधि में लाया गया है, वो जो खड़ी बोली ही है, जो पश्चिमी हिंदी हम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी है, ठीक है। कोरवी, खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी है, ठीक है। अब जो हिंदी भाषा जो है कहाँ का शब्द है, तो हिंदी भाषा फारसी शब्द है, ठीक है। हिंदी भाषा फारसी शब्द है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में आए हुए हैं, तो आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं कि आपने जो पढ़ा, तो प्रश्न किस तरह के आएंगे, तो उससे आपको और भी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे आपकी जो पढ़ाई है और भी थोड़ी क्लियर हो जाए, और देखते हैं आप लोग को कितना आता है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक, पहले आप बताइए, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी, संस्कृत, बंगाली और मंदारिन। तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा हिंदी है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। भारत की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, ठीक है। शब्द को, व्यंजन को, स्वर्ण को, वर्ण को, ठीक है। बताइए, चलिए। शब्द को कहेंगे, व्यंजन को कहेंगे, स्वर कहेंगे, वर्ण कहेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृति से, पाली से, अपभ्रंश से, वैदिक संस्कृति से। तो हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है अपभ्रंश से हुआ। जैसा आपको पता है कि लौकिक आदि जननी से संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से आपका प्राकृत, प्राकृत से अवभट्ट, अवभट्ट से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी, ठीक है। तो इसीलिए अब हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। ठीक है, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति आपकी ये इसमें ये आधा स है नीचे पे, ये नीचे आधा स है और इसके नीचे भी आधा स है। ठीक है, ये मैं थोड़ा पतला कर लेता हूँ मार्कर को। ठीक है, ये आधा श है। ठीक है, और ये भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष्य भाष भाष भाष, तो ये तीसरा ऑप्शन आएगा भाष शब्द से हुई है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो हिंदी के अंतर्गत आपकी कन्नौजी आती है, बांगरू आती है, अवधी आती है, लेकिन जो तेलुगु है ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये कड़ी नहीं है, ये खड़ी है। ठीक है, ये खड़ी हिंदी है। ठीक है, ये खड़ी हिंदी है। ठीक, तो पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, खड़ी हिंदी, दक्षिणी हिंदी। तो जैसा ही है कि खड़ी हिंदी को ही हिंदी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे। भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, भारतवर्ष को तकनीकी भाषा के रूप में, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, तकनीकी भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा। तो जैसा मैंने आपको पढ़ाया है, अनुच्छेद 343(1) में भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है राजभाषा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है। ठीक है, कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है। तो जैसा आपको बताया था, पहले आपका आदि जननी आया था, फिर आपका संस्कृत आया था, उसके बाद पाली आया था। तो इसका सही आंसर होगा पाली भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उड़िया, मराठी, डोंगरी, सिंधी। तो इसका सही ऑप्शन बताइए, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा मराठी। ठीक है, मराठी हिंदी, मराठी जब आप भाषा देखेंगे तो वो तकरीबन देवनागरी लिपि जैसे संस्कृत लिखी जाती है वैसी लिखी जाती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी किसे कहेंगे। साधारण बोलचाल की भाषा, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, शिष्ट और सुरक्षित लोगों की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई के काम में ली गई भाषा। तो इसका सही आंसर है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। रोमन, देवनागरी, अपभ्रंश और ये मर्ता, ये भारत होगा। ठीक है, मर्ता नहीं है, इसको भारत कर लीजिए। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो रोमन, देवनागरी, तो सबको जैसे आप लोग को पढ़ाया हूँ मैं कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की मूलभूत इकाई है शब्द, लिपि, भावना है ये। ठीक है, भावना, ठीक है, ये 9 है, भावना, वाक्य। ठीक है, तो भाषा की मूलभूत इकाई आपका शब्द होगी। ठीक है, भाषा की मूलभूत इकाई शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। आधुनिक भारतीय भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। मगधी से हुआ है, प्राकृत से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है, सौरसेनी से हुआ है। तो आधुनिक भाषा का विकास आपको सभी को मैंने पढ़ाया कि सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। माफ़ कीजिएगा, सौरसेनी अपभ्रंश नहीं, ये अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ठीक है, क्योंकि अपभ्रंश के बाद पहले आपका आदि जननी संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अवभट्ट, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है।
ब्रजबुली नाम से कौन जानी जाती है, इसको बताएंगे आप सभी लोग। मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला एक में है, ये अलग हो गया है, पुरानी बांग्ला एक में है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला और पंजाबी। तो ब्रजभूषी जो भाषा है वो पुरानी बांग्ला के रूप में मानी जाती है। इसका सही आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाती किस उपभाषा की बोली है? तो जैसा आपको मैंने बताया था कि जय माता दी राजस्थान का शॉर्टकट ये तो जय माता, तो आ गया लास्ट में, तो राजस्थानी हिंदी मेवाती की ही एक उपभाषा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है ब्राह्मी लिपि में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, देवनागरी, सौराष्ट्र। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है देवनागरी, ठीक है, देवनागरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जैसा मैंने आप लोग को बताया था, हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? गुजराती, मराठी, मलयालम, हिंदी। तो भारोपी परिवार की भाषा गुजराती, मराठी और हिंदी है, बस ये मलयालम नहीं है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली आप लोग को मैंने बता रखा है कि छत्तीसगढ़ी बोली आपका पूर्वी हिंदी की है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में आपका आएगा ये दिल्ली की साइड राजस्थानी हिंदी और गुजराती, ठीक है। और आपका ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आएगा वो भी आएगा पश्चिमी हिंदी में। अब ये राजस्थानी भी आपका पश्चिमी हिंदी में आ जाएगा, जो पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी आएगा, ठीक है। पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी भाषा जो पूर्वी हिंदी में आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343, 351, 334 से 345, 351 से 363, 353 से 364। तो इसका जो सही आंसर है 343 से 351 तक, क्योंकि 343 से एक में मैंने बताया है कि हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में लिया गया है। ये सारे अनुच्छेद हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने लिखने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, मॉरिशस, पाकिस्तान। तो मॉरिशस ये हिंदुस्तान के बाद ऐसा देश है जहाँ पे बोलने चालने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए आप लोग को बताया था कि पाली है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए भाषा है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में जो पहले 14 भाषाएं थी उसके बाद, लेकिन अब वर्तमान में वो 8वीं अनुसूची जो भाषा दिया गया उसमें कुल 22 भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंचते रहे और आप मेहनत से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जिससे आप लोग धीरे धीरे तैयारी करके कांस्टेबल ज़रूर निकाल लेंगे। ज़्यादा टफ नहीं आता है, बस इसी प्रकार क्वेश्चन लगाते रहिए और हम आपको पढ़ाते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, टाटा।